फलक से आग बरसती तो कोई बात न थी, जमीन वाले जमी पर ही जहर उगलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो देश इस वक्त भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। कोरोना के बाद आई आर्थिक तंगी से देश काफी तबाही देख चुका है। रोजमर्रा के जीवन में एकदम से मुश्किलों का ऐसा तूफान आया कि लोग अब तक उससे संभले नहीं हैं। इस बीच देश में राजनीतिक हलचल भी खूब होने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर के पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और अब जबकि तीसरी लहर आने की आशंका जतलाई जा रही है, देश फिर से 5 और राज्यों के विधानसभा चुनावों की उठापटक देख रहा है। अभी चुनावों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी बिसात राजनीतिक दलों की ओर से बिछा दी गई है। अपने अपने वजीर, हाथी, घोड़े, सिपाही तैनात कर दिए गए हैं और चालें चलनी शुरू हो गई हैं। इस खेल में हर रोज शह और मात के नए करतब देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई कद्दावर कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहा है तो कभी कोई भाजपाई टीएमसी में जा रहा है। अलग अलग गठबंधनों के ऐलान भी होने लगे हैं। राजनीतिक विचारधारा और मर्यादा जैसे शब्दों की इस खेल में कोई जगह नहीं है। जिसे जहां सत्ता सुख पाने की उम्मीद बंध रही है वो वहां जा रहा है। स्वार्थ से भरी राजनीति के इस दौर में देश में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती भी मनाई गई। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों के लिए नैतिक मूल्य सबसे अधिक जरूरी थीं। इन दोनों ने कभी अपने स्वार्थों के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति नहीं की। हमेशा जनता और देश की सेवा उनका लक्ष्य रहा। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के गुणों को आज भी दुनिया में कोई चुनौती नहीं दे सकता और न ही शास्त्री जी के त्याग की कोई बराबरी आज के नेताओं में है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस अहिंसा के सिद्धांत पर गांधी जी हमेशा चले, उसे कैसे हाशिए पर धकेल दिया गया है। मोदी सरकार स्वच्छता और खादी जैसी बातों के इर्द गिर्द ही गांधी जी को याद करती है, लेकिन सरकार की बातों में कहीं भी अहिंसा को बढ़ावा देने का इरादा नहीं झलकता है। देश में हम जिस उथल पुथल की बात कर रहे हैं उसमें किसान आंदोलन की हलचल भी शामिल है। पिछले 10 महीने से किसान गांधी जी के सत्याग्रह की राह पर ही अपनी मांग पूरी करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। इन किसानों के सम्मान में ही शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। कितनी खूबसूरती से शास्त्री जी ने देश की रक्षा करने वाले जवानों और देश का पेट भरने वाले किसानों दोनों के प्रति देशवासियों की कृतज्ञता जाहिर की थी। लेकिन आज मोदी सरकार इन किसानों की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सत्ता का गुरूर कैसे सिर चढ़कर बोलता है, यह अब खूब समझ में आ रहा है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि आखिर किस बात के गुरूर में मोदी सरकार चूर है। किसानों के इस सत्याग्रह का अंजाम क्या होगा और क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस गांधी जी और शास्त्री जी के मूल्यों के साथ साथ देश को भी बचा पाएगी। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कि मोदी जी ने जल जीवन मिशन की आड़ में कांग्रेस को निशाना क्यों बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से एक सवाल बार बार जनता के सामने रख रहे हैं कि पिछली सरकारों ने देश के लिए क्या किया। कई बार उनकी बातों से लगता है कि इस देश में सुई से लेकर रॉकेट तक बनाने का काम उनकी सरकार आने के बाद ही शुरू हुआ। उससे पहले 70 सालों तक देश की कांग्रेस, भाजपा और अन्य मिलीजुली सरकारों ने केवल समय बिताया है। हालांकि देश जानता है कि बड़े बांधों से लेकर आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान या बड़े स्टील प्लांट से लेकर परमाणु हथियार बनाने तक के काम पिछले 70 सालों में ही हुए हैं। इन सालों में ही कई सार्वजनिक निकाय खड़े किए गए, जिनमें न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिला बल्कि देश भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ। आज मोदी सरकार में उन्हीं सार्वजनिक इकाइयों को बोली लगाकर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। वैसे तो अपनी किसी भी चीज को आर्थिक तंगी के कारण बिकते देखना या नीलाम होते देखना बड़ा दुखदाई होता है। याद कीजिए कैसे हिंदी फिल्मों में पैतृक संपत्ति या घर नीलाम होते देखने पर हीरो हीरोइन की रुलाई फूट जाती थी। लेकिन हकीकत में तो देश ये देख रहा है कि मोदी सरकार में बाकायदा बजट में घोषित किया जा रहा है कि इस बार हम ये कंपनियां बेचने वाले हैं और इनमें इतने करोड़ रकम जुटाई जाएगी, जिससे राजकोष का घाटा इतना भरा जा सकेगा। अब ये इतना बाद में कितना रह जाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बात पता चल चुकी है कि जिस रफ्तार से मोदी सरकार देश की संपत्ति पर निजी घरानों का ठप्पा लगवाते जा रही है, उसके बाद देश के लोगों का देश की संपत्ति पर हक खत्म हो जाएगा। हमारा आना जाना, पानी पीना, बिजली का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि सांस लेना भी निजी घरानों की मेहरबानी से होगा। पूंजीवाद और निजीकरण का एक खतरनाक घालमेल मोदी सरकार में देखने मिला है।
लेकिन सरकार अब भी कह रही है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। 2 तारीख को जल जीवन मिशन के 2 वर्ष इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान ई पुस्तिका, जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन का विमोचन भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वालों को कभी पानी की किल्लत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके घरों में, उनके स्विमिंग पूल में पानी था। जाहिर है कि उनका निशाना कांग्रेस की ओर था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान व्यक्तियों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर में लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। इधर मोदी जी बापू और शास्त्री जी को याद कर रहे थे, अपने काम की उपलब्धि गिनाने के लिए कांग्रेस को कोस रहे थे। उधर हरियाणा की भाजपा सरकार आंदोलनकारी किसानों पर पानी की बौछारें पड़वा रही थी। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन पहले से तय था। इस मौके पर सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की और उसके बाद यकायक वाटर कैनन चला दिया। किसानों को सिर्फ पानी की बौछार और सरकार का तिरस्कार ही नहीं मिल रहा था, बल्कि नसीहत भी मिल रही थी। गांधी जयंती के मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा, किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। गौरतलब है कि धान की सरकारी खरीद में देरी पर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक किसानों की नाराजगी का कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही और धान खरीद को भी 11 तारीख तक टाल दिया गया था। सरकार भारी बारिश और नमी को धान खरीद न करने का कारण बता रही थी। हालांकि किसानों का विरोध देखकर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और अब 3 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये सवाल सरकार से क्यों न पूछा जाए कि आखिर किस आधार पर वो खुद को किसान हितैषी बताती है, जबकि सरकार को किसानों के हितों की परवाह ही नहीं है। किसान तो धरना, घेराव, सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार जैसे गांधीवादी तरीके ही अपना रहे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ दमन का व्यवहार कर रही है। इसी हरियाणा में अगस्त में करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो आंदोलनकारी किसानों के लिए सिर्फ फोड़ दो, लठ मारना जैसे आदेश पुलिसकर्मियों को दे रहे थे। क्या गृह मंत्री विज को तब गांधी जी की अहिंसा की सीख याद नहीं आई थी? भाजपा के लोगों को गांधी जी की सीख कितनी समझ आएगी और कितनी याद रहेगी, यह आज की राजनीति में रिसर्च का विषय है, क्योंकि पिछले 7 सालों में मोदी जी ने गांधी जी पर दावा जतलाने का भरपूर प्रयास किया। योग की बात हो या स्वच्छता अभियान की बात हो या फिर साबरमती में विदेशी मेहमानों के साथ चरखा चलाना हो या खादी का प्रचार करना हो, हर जगह मोदी जी ने गांधी जी को इस तरह याद किया मानो गांधी जी को उनसे ज्यादा किसी ने नहीं समझा। लेकिन गांधी को समझने से अधिक व्यवहार में उतारना मायने रखता है। गांधी जी आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी की आंखों से आंसू पोंछना चाहते थे। उनके लिए वही राम राज्य था। सत्य और अहिंसा उनके लिए केवल अंग्रेजों से लड़ने के हथियार नहीं थे, बल्कि खुद की बुराइयों को दूर करके आत्मशुद्धि के औजार थे। इसीलिए जब कभी वो हिंसा से या दंगों से दुखी होते थे तो उपवास करते थे। प्रायश्चित का उनका यही जरिया था। आज जब किसानों पर लाठी चलती है या उन पर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं या किसी अल्पसंख्यक को उसके धर्म के कारण प्रताड़ित किया जाता है, तब सरकार किस तरह प्रायश्चित करती है, इसका पता लगा लीजिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी जी भाजपा के व्यवहार में कितने उतर पाए हैं। वैसे 2 तारीख को जिस तरह गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड हुआ, उससे समझ में आ गया कि देश में नफरत किस तरह अपनी जड़ें फैला चुकी है। परसाई जी आपको याद होंगे, परसाई जी ने व्यंग में लिखा था कि ये गांधी कौन था, वही जिसे गोडसे ने मारा था। आज वाकई ये व्यंग हकीकत में बदलते दिख रहा है। अगर ये पूरी तरह सच हो गया तो देश को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि हम शायद अपनी पहचान खो देंगे। इस कठिन वक्त में किसान आंदोलन गांधी जी के आदर्शों की रक्षा करते दिख रहा है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इस वक्त राहुल गांधी ही हैं जो कांग्रेस की ओर से जनता की आवाज सरकार के सामने जोर शोर से उठा रहे हैं। मगर उनका ये जोर कांग्रेस को किस भविष्य की ओर ले जाएगा, ये सवाल भी देश की मौजूदा हालचाल से, हालात से समझ में आएगा आपको। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
कुछ महीने पहले खत्म हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। हालांकि इसके लिए अलग अलग तरह से जिम्मेदार ठहराए जाने के बावजूद राहुल गांधी निराश हताश नजर नहीं आए। वे पहले की तरह लोगों के बीच जाते रहे, सरकार की नीतियों पर आवाज उठाते रहे। इस बीच कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भाजपा का भगवा वस्त्र ओढ़ लिया। G23 गुट के नेताओं ने कांग्रेस के भीतर रहकर ही कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी इससे भी परेशान नहीं हुए। इस वक्त उनका पूरा ध्यान युवाओं को साथ जोड़ने पर दिख रहा है। अभी जुलाई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। जो डरपोक हैं वे आरएसएस के आदमी हैं, वे कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं, कांग्रेस के बाहर हैं, उनको अंदर लाओ। और 3 महीने के भीतर ही कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी, इन 2 युवा नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कन्हैया और जिग्नेश दोनों ही मोदी सरकार और भाजपा के मुखर विरोधी रहे हैं और इनका अपना जनाधार है, अपनी लोकप्रियता है। कांग्रेस को इन नेताओं के आने से अगले विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन इस बीच पंजाब से लेकर गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस के भीतर उठापटक चल रही है। कई बड़े नेता अपना कद और बढ़ाने के फेर में राहुल गांधी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की इस आंतरिक कलह से आधी सदी का पहले का वो दौर याद आता है जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी तरह कांग्रेस के मजबूत सिंडिकेट ने गोलबंदी की थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। अनुमान यही रहा होगा कि इंदिरा गांधी अकेले पड़ जाएंगी और कांग्रेस से नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुए। इंदिरा गांधी ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करते हुए न केवल अपनी नई कांग्रेस खड़ी की, बल्कि अपनी अल्पमत की सरकार को ही बचा लिया। तो कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है और न ही राहुल गांधी किसी पद पर काबिज हैं। फिर भी सरकार की और कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं की लड़ाई राहुल गांधी से ही इस वक्त हो रही है। तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं जिससे राहुल गांधी कमजोर नजर आए, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त इंदिरा गांधी की तरह काम करते हुए दिख रहे हैं। राजाओं के प्रिवी पर्स बंद करने और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा ने इंदिरा गांधी को जनता के समर्थक नेता के तौर पर स्थापित कर दिया था, आपको याद होगा। आज राहुल गांधी भी किसानों, मजदूरों, दलितों और समाज के पीड़ितों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनका साथ देने के लिए कई युवा साथी आगे आ रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस और अपने राजनीतिक भविष्य को किस मुकाम तक ले जा पाते हैं। वैसे देश की इस सबसे पुरानी पार्टी का बचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस महज राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचार है जो भारत की आत्मा में बसता है। इस विचार को जिंदा रखने से ही देश जिंदा रह पाएगा। खैर, शायर महबूब अनवर ने ठीक ही फरमाया है कि हम अपने सर पे तो सूरज उठा के चलते हैं, हम अपने सर पे तो सूरज उठा के चलते हैं, सुना है बर्फ के घर में भी लोग जलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।